साथियों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरो सर्जरी के हवाले से, न्यूरोलॉजी के हवाले से, मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से, जो प्रैक्टिशनर्स के हवाले से और कुछ पेशेंट्स जानना चाहते हैं उसके हवाले से, जो इम्तिहान देना चाहते हैं उनके हवाले से। उर्दू क्या कहते हैं में एक सिलसिला जो शुरू किया था उसको तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए, और मैं पहले से बता देता हूँ कि इसकी डायग्नोसिस क्या है ना। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं पहले से पता हो, ताकि फिर वो आपको चलें हम पुराने सिस्टम पे रहते हैं। चलें, ये 35 ईयर ओल्ड मेल हैं जो कि आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी। ये 35 ईयर ओल्ड मेल हैं जो कि प्रेजेंट हुए जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के साथ, यानी उनको सीजर्स हुए, उनको फिट्स पड़े, और ये फिट्स जो है उनको 3 महीने से पड़ रहे हैं। उनकी वैसे जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। उनको एग्ज़ाम किया तो वो फुली कॉन्शियस थे, ओरिएंटेड थे, अलर्ट थे। क्रेनियल नर्व्स उनकी तमाम इंटैक्ट थी, ऑल 12 क्रेनियल नर्व इंटैक्ट थी। ऑल 4 लिम्स उनके जो था पावर वो विद इन नॉर्मल लिमिट था, एक्सेप्ट थोड़ा सा मुझे जो है लेफ़्ट आर्म में थोड़ा सा प्रोनेशन ड्रिफ्ट मिल रहा था। तो आप ये कह सकते हैं चलें 4+/5 प्रोनेशन ड्रिफ्ट था उनके लेफ़्ट साइड पर। दूसरा ये कि ना इनकी हमने हिस्ट्री के हिसाब से जब अंदाज़ा लगाया कि डेफिनेटली ये कोई ब्रेन का प्रॉब्लम लग रहा है, तो हमने फ़ौरन इनका MRI किया। MRI पे हमने देखा कि T2 हाइपर इंटेंसिटी, T1 हाइपो इंटेंसिटी with the right insula, right temporal pole, uncus and inferior right frontal lobe, no associated enhancement or diffusion restriction identified। इसका मतलब ये हुआ कि T1 वेटेड इमेज पे, T1 वेटेड इमेज पे जो है वो T1 वेटेड इमेज पे हाइपर इंटेंसिटी थी, T2 वेटेड इमेज पे हाइपो इंटेंसिटी थी। राइट इंसुला और राइट टेम्पोरल पोल पर, इंकस पर और इंफीरियर राइट फ्रंटल लोब पर ये तमाम एरिया T1 पर हाइपर इंटेंस, T2 पे हाइपो इंटेंस, और जो एसोसिएटेड जो उनके स्ट्रक्चर थे वो इन्हांस नहीं हो रहे थे। डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन आइडेंटिफिकेशन थी, एडिमा सा फील हो रहा था अराउंड दैट एरिया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह के पेशेंट की जो बनती है, डेफिनेटली प्राइमरी में आप कह लें कि ग्लायोमा, तो ग्लायोमा कौन सा, लो ग्रेड ग्लायोमा, या फिर अपना इन्फाक्शन या हेमरेज, या फिर सेरेब्राइटस या एनकेफेलाइटिस या एपेंडेमोमा या मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर सेरेब्रल न्यूप्लाज्म। तो हमारी जो डायग्नोसिस यहाँ पे बनी वो लो ग्रेड ग्लायोमा थी, और हमने लो ग्रेड ग्लायोमा के तौर पे इस पेशेंट को ट्रीट किया। फर्दर वर्कअप के लिए हमने इनका CBC, इलेक्ट्रोलाइट, PT, APTT और ना चेस्ट एक्सरे, ECG। हालांकि पेशेंट यंग है, 37 ईयर ओल्ड मेल हैं, फिर भी और ना क्या कहते हैं CSF सैम्पलिंग भी हमने की उनकी, ना क्या कहते हैं, ताकि हमें साइटोलॉजी से पता चल सके कि ऐसा तो नहीं है कि साइटोमेट्री में कोई छुपा हुआ ना क्या कहते हैं CNS लिम्फोमा हो, जो हम एक वीडियो पे कर चुके हैं CNS लिम्फोमा पे भी। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उसे मुलाहिजा कर सकते हैं। फिर हमने CT स्कैन इमेजिंग की। CT स्कैन में हमें फर्स्ट इमेज जो हमें मिली उसमें हमने देखा कि एक हाइपोडेंस एरिया है और वो उसके अराउंड एडिमेटस ना मतलब के सिग्नल्स आ रहे हैं। MRI में आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे MRI नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन में ये क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं मतलब कि चॉइस इन्वेस्टिगेशन होती है, बेस्ट चॉइस इन्वेस्टिगेशन होती है। और ना डिफ्यूजन वेटेड इमेज के हिसाब से जो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग आ गई है, जिसे DTI कहते हैं, ये भी वैल्यूएबल है किसी हद तक, लेकिन ज़्यादातर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसकी हैसियत है। अगर हम जैसे कि इस पेशेंट का भी हमने प्लानिंग की थी कि सर्जरी करनी है, क्योंकि इस पेशेंट को हमने ये लो ग्रेड ग्लायोमा तो कंसीडर करके चल रहे हैं, लेकिन होता है कि इनकी जो ओरिजिन हो वो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा हो या कुछ और हो। लेकिन ऐसे मरीज़ को आप लोगों की मैं इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बताता चलूँ कि जो लो ग्रेड ग्लायोमा होते हैं उसमें 25 से 50% मुख्तलिफ जो पेपर्स प्रेजेंट हुए हैं
उनके हिसाब से ये ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा हो सकता है, लो ग्रेड ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। तो ये आपके जहन में बात हमेशा होनी चाहिए। मैंने आपको बताया डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग जो की जाती है वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए और इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन के लिए, और ये हम डिक्टेट करते हैं लेमिनस ऑफ रिसेक्शन। ये हमें बताता है कि कितना हमें लेमिनस ऑफ रिसेक्शन हमारा कितना हुआ, कितना एरिया ऑफ रिसेक्शन है, किस एरिया में हमने ज़्यादा रिसेक्शन ट्यूमर ये करनी है और किस हद में हमें रुक जाना है, वो हमें ये DTI बताते हैं, यानी कि डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। दूसरा पैट स्कैन्स होते हैं। पैट स्कैन जहाँ पर भी अवेलेबल है वो ये करें कि रिड्यूस्ड फ्लोरो ऑक्सी ग्लूकोज कहलाता है। ये रिलेटिवली जो नॉर्मल ब्रेन टिश्यू होता है वो उसे अपटेक कर लेता है, और मतलब ये कम अपटेक करता है उसे, लेकिन जो एबनॉर्मल होता है वो ज़्यादा अपटेक करता है। तो वहाँ पता चल जाता है नॉर्मल का आपको आइडिया होता है कि इतना हो रहा है, तो उसके सिग्नल्स आप उसे फिर कहते नहीं है कि ये देखिए, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो बताते नहीं है, मतलब रेडियोलॉजिस्ट आपको बोलेगा नहीं कि ये, लेकिन जो एबनॉर्मल अपटेक होगी उधर बात की जाएगी कि ये एबनॉर्मल अपटेक है, तो यहाँ पर हमें से तो पैट स्कैन की यहाँ पर ये वैल्यू बनती है। MR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं, उससे जो पीक लेवल ऑफ द सर्टेन मार्कर्स होते हैं, ख़ासतौर पे कोलिन, लैक्टेट, लिपिड, क्रेटिनिन, N-एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये जो हैं ये तमाम के तमाम इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन को, और इन्फॉर्म करते हैं हमें कि यहाँ से अगर आपने बायोप्सी की तो आपकी टारगेटिंग अच्छी होगी, और वहीं से उसी बायोप्सी की बेस पर आप प्रोग्नोसिस अपनी मतलब कि अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुझे कितनी प्रोग्नोसिस होगी इस मरीज़ की कि मैं इस तरह से इसको ऑपरेट करूं, तो या इस तरह से बायोप्सी करूं। तो कोलिन, लैक्टेट, लिपिड और क्रेटिनिन एंड ट्रांसफरेज, ये वो मार्कर्स हैं जिनके बारे में आपके सामने MR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। कंसल्टेशन में यहाँ पे आप न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी पर। जैसे कि हम हर बीमारी की पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी बताते हैं, उस पैथोफिजियोलॉजी की वजह से आप उस मरज़ को अच्छे से समझ पाते हैं और उसका इलाज भी अच्छे से समझ पाते हैं। ये जो एपिडेमियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी में इसकी आपके आगे प्रेजेंट करने लगा हूँ, ये लो ग्रेड ग्लायोमा की, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20% प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर का इनका मतलब कि ये होता है 15 to 20% प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इन अडल्ट्स। अच्छा, ये जो ग्लायोमास होते हैं इनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी सेल टाइप में और सेकेंडरी सेल टाइप में। दूसरे फैक्टर्स भी हैं इसमें, जो कि नेक्रोसिस, एनाप्लेजिया, माइटोटिक फिगर्स और इंक्रीज द ग्रेड ऑफ ग्लायोमा। जैसे जैसे ये मैंने फैक्टर्स बताए आपको, ये तमाम के तमाम जो है बढ़ा देते हैं इसका ग्रेड। यानी कि अगर नेक्रोसिस ज़्यादा होगी, एनाप्लेजिया ज़्यादा होगा, माइटोटिक फिगर ज़्यादा होंगे, तो वो इसका ग्रेड 1 से ग्रेड 2 हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा होंगे तो ग्रेड 2 से ग्रेड 3 हो जाएगा। ग्रेड 3 एनाप्लास्टिक ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा वैसे अलग से मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा भी मैं अलग से प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो ये इनकी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, वो वीडियो सुनकर आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, और सारा जो लोग रिवीजन के लिए कर रहे हैं उनकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। जो क्लासिफिकेशन होती है लो ग्रेड ग्लायोमा की, वो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहती है, क्योंकि बहुत सारे इसके सब टाइप्स हैं और इसमें जो सेल्स की जो लाइनेज है वो डिफरेंट है, और हिस्टोपैथोलॉजी भी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। WHO ग्रेड 1 जो ग्लायोमास होते हैं वो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा या सब एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो WHO ग्रेड 1 के हिसाब से ग्लायोमास हैं वो हैं पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा और सब एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, जबकि जो ग्रेड 2 के ग्लायोमास होते हैं वो होते हैं पाइलोमाइक्सॉइड एस्ट्रोसाइटोमा, पिलियोमॉर्फिक ज़ेंथो एस्ट्रोसाइटोमा, डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, उसमें भी फिर वैरायटी आ जाती है, यानी डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा में भी फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइटोमा, पोर्टोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइटोमा और गैमेटोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा खुद
ओलिगो एस्ट्रोसाइटोमा, गैंग्लियोग्लायोमा, गैंग्लियोसाइटोमा और डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर्स, फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइटोमा। ये जितने भी मैंने आपके आगे नाम रखे हैं ये तमाम के तमाम ग्रेड 2 में आ जाते हैं। आप इसको समझने में इंशाल्लाह जब इसको एक दो दफ़ा सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ ग्रेड 2 को, ताकि ये थोड़ा सा और पक्का हो जाए। पाइलोमाइक्साइड एस्ट्रोसाइटोमा, पिलियोमॉर्फिक ज़ैंथो एस्ट्रोसाइटोमा, डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा की 3 वैरायटी है, फिब्रिलरी डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, प्रोटोप्लाज्मिक डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, गैमेटोसिटिक डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, फिर ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास और फिर ओलिगो एस्ट्रोसाइटोमास, गैंग्लियोग्लायोमास, गैंग्लियोसाइटोमास और डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर्स। और ये तमाम के तमाम आपके ध्यान में आए। इसमें जो फिब्रिलरी एस्ट्रोसाइटोमा होता है वो सबसे कॉमन सब टाइप है, और गैमेटोसिटिस जो है ये मोस्ट समझें कि है ना प्रोन टू प्रोग्रेस टू द ग्रेड 4 है। यानी कि जिस मरीज़ की आपको फिब्रिलरी मिला, आपको समझ में आ गया तो बहुत कॉमन है, मिल ही रहे हैं। जो गैमेटोसिटिस आपको बहुत ज़्यादा मिल गए, सॉरी गैमेटोसिटिक एस्ट्रोसाइटिक क्या कहते हैं डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा मिला, तो आप कोई डर होता है कि ये ऐसा ना हो कि जब ये दोबारा रिकर करे तो ऐसा ना हो कि ये हायर ग्रेड्स में हो और ग्रेड 4 तक चला जाता है, ग्रेड 2 से ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जा सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको आगे लेके चलते हैं। आम तौर पर जो लो ग्रेड ग्लायोमास होते हैं ये फ्रीक्वेंटली वाइट मेल्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे, यंग एज ग्रुप में ज़्यादा मिलेंगे, ख़ास तौर पे 4th डेकेड में। यानी कि ये जो पेशेंट है हमारा 37 ईयर ओल्ड है और उसमें ही मैं आपको ये केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि 4th डेकेड हो गया। दूसरा, जो हाई ग्रेड ग्लायोमास होते हैं वो आपको 6th डेकेड में ज़्यादा मिलते हैं। तो यानी कि ये हमारे पेशेंट की एज भी कोरिलेट कर रही है उसके ट्यूमर ग्रुप से। तो दूसरी बात ये कि इसमें कोई हेरिडिटरी फैक्टर वैसे कोई एसोसिएटेड नहीं है, यानी कोई हेरिडिटरी फैक्टर बताए नहीं गए लो ग्रेड ग्लायोमा में, लेकिन ये आम तौर पे हो सकते हैं, ख़ास तौर पे उन पेशेंट्स में जिनमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 हो या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो या इटियोलॉजी ऑफ क्या कहते हैं कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उसके साथ ये हो सकता है। लेकिन खुद लो ग्रेड ग्लायोमा जो है उसकी कोई इटियोलॉजी, नोन इटियोलॉजी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो मल्टीफैक्टोरियल और ख़ास तौर पे ये जेनेटिक या इम्यूनोलॉजिकल या इन्फेक्शियस फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं लो ग्रेड ग्लायोमा के प्रेजेंस में या डेवलपमेंट में। एनाटॉमिकली लो ग्रेड ग्लायोमास जो होते हैं वो ना आप यूँ समझ लें कि ज़्यादातर आप इसको जो नोटिस करेंगे, जितने बहुत ज़्यादा इस तरह के सीटी स्कैन और एमआरआई देखे हैं और ख़ास तौर पे जो इन्होंने इस पर रिसर्च हुई है उसमें ये कॉमन तौर पे नोटिस किया गया है कि ये टेम्पोरल, पोस्टीरियर फ्रंटल और एंटीरियर पैराइटल लोब में होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, टेम्पोरल, पोस्टीरियर फ्रंटल और एंटीरियर पैराइटल लोब में होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स के एरिया में और इंस्यूला के एरिया में होते हैं। ये जो लो ग्रेड ग्लायोमास हैं ये एक टाइम पर या एक प्रेजेंस में मल्टीपल लोब्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने हमारे पेशेंट इस 37 ईयर ओल्ड पेशेंट में इसने इंस्यूला को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, उसने अपना क्या कहते हैं टेम्पोरल एरिया को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और फ्रंटल एरिया को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और थोड़ा बहुत पैराइटल एरिया को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इस वजह से ये बहुत ही टिपिकल पेशेंट था, तो इसी वजह से हमने ये चूज़ किया आपके आगे प्रेजेंट करने के लिए। ये जो लो ग्रेड ग्लायोमास होते हैं ये थोड़ा स्लोली ग्रो करते हैं और वेदोजेनिक एडिमा इसमें कॉमन नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में इसको पहचानना भी काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग से पता चलता है कि ये हमें पता चल गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्री ऑपरेटिव ग्रेडिंग स्केल जो लो ग्रेड ग्लायोमा की है वो बहुत आमतौर पे इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्नोस्टिक
कली कैसा रहेगा और कौन कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं यहाँ पर। अगर एज 50 साल से ऊपर हो और कर्नोस्कोपी लेस देन 80 हो और लोकेशन एलोकेंट ब्रेन एरिया में हो और साइज़ जो है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो आप समझ लें कि इसकी जो प्रोग्नोसिस है मरीज़ की वो अच्छी नहीं कह सकते हम बुरी काउंट करते हैं। वो फैक्टर जैसे कर्नोस्कोपी 80 से कम हो, एज 50 से ज़्यादा हो, लोकेशन ट्यूमर की एलोकेंट एरिया में हो और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायमीटर का ये ट्यूमर हो, तो इवन दो इसमें प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। वैसे इसकी जो 5 साल ना क्या कहते हैं सर्वाइवल जो है वो क्या कहते हैं वो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल भी हो सकती है कि वो उधर ही 5 साल तक रहे और आगे आपको तकलीफ़ ना दे, क्योंकि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं, इसलिए आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा हो जाता है, यानी 25 से 50% की जो वैरायटी इसमें आती है, वो बेटर प्रोग्नोसिस होती है कंपेयर टू द एस्ट्रोसाइटोमा या ओलिगोएस्ट्रोसाइटोमा के मुकाबले में। क्रोमोसोम जो 1 होता है उसमें डिलीटेशन हो जाती है ख़ास तौर पर, और ये बहुत ही ख़तरनाक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा के लिए और इस तरह के और ट्यूमर्स के लिए। कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी इधर दी जा सकती है, ख़ास तौर पे टीमोजोलोमाइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह MGMT प्रोमोटर मिथाइलेशन जो प्रेडिक्टर होता है उसको रोकने के लिए टीमोजोलोमाइड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हैगा यहाँ पर इस ट्यूमर के कंट्रोल में। अब मैं आ जाता हूँ इस ट्यूमर की आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए, यानी कि लो ग्रेड ग्लायोमास, जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ ग्लायोमास हैं, उनकी मैं ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। पहली हम हमेशा से अपने तरीक़ेकार के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। इन पेशेंट में जो होता है वो सीजर्स होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक जो है वो आप दे सकते हैं क्या कहते हैं सीजर्स के लिए, और प्रोफाइलेक्टिकली जो एंटी एपिलेप्टिक का देना कोई इतना ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं है और पॉपुलर भी नहीं है बहुत सारे सर्जन्स में। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि है ना वो अगर ये ट्यूमर है तो दे दें, और कोई स्कूल ऑफ थॉट कहता है जब तक सीजर्स ना हो ना दें। जो स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हैं आप उसी स्कूल ऑफ थॉट पे चलें और अपनी जस्टिफिकेशन हमेशा अपने साथ रखें लेजिस्लेटिव और लीगलाइजेशन इश्यूज़ के लिए। स्टीरॉइड जो होते हैं वो आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं सिम्टोमेटिक प्री ट्यूमरल एडिमा के लिए और मास इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। कीमोथेरापी जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है आपको पता है कि आजकल बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं इस पर, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाती है एडजुवेंट कीमोथेरापी को। एडजुवेंट कीमोथेरापी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहमियत है, तो एडजुवेंट कीमोथेरापी को मद्देनज़र हम रख सकते हैं। 2 रिजीम्स हैं जो कि आम तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं लो ग्रेड ग्लायोमा के लिए। एक है टीमोजोलामाइड और कॉम्बिनेशन होता है प्रोकार्बेज़िन, ल्यूमस्टीन और विनक्रिस्टीन, यानी कि टीमोजोलामाइड विद PCV यानी प्रोकार्बेज़िन, ल्यूमस्टीन और विनक्रिस्टीन। रेडिएशन थेरापी जो है उसमें आप आफ्टर सर्जरी भी कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जहाँ पे सर्जरी करना एलोकेंट एरिया में इतना आसान ना हो और बायोप्सी ले ली गई हो और आपका ट्यूमर का हिस्टोपैथोलॉजी आपको पता हो, और अगर आपको रेडियोथेरापी की ज़रूरत है तो वहाँ पर प्री ऑपरेटिव यानी कि मतलब प्री ऑपरेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप वैसे भी उसकी रेडियोथेरापी कर सकते हैं। हाई डोज जो रेडियोथेरापी होती है वो यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आती, बल्कि उसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और वो रेडिएशन नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा करती है। होल ब्रेन जो रेडियोथेरापी है उसमें ये देखा गया है कि ल्यूकोएन्केफेलोपैथी हो जाती है और कॉग्निटिव डेफिसिट शुरू हो जाते हैं, पेशेंट की इंटेलेक्चुअल बहुत नुकसान पहुंचता है। इसीलिए स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरापी आजकल ज़्यादा कंसीडर और वैल्यू की जाती है।
स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में ख़ास तौर पे प्राइमरी, एडजुवेंट और सैल्वेज ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है और ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्मॉल ट्यूमर्स में इन डीप और एलोकेंट ब्रेन रीजन्स में। सर्जरी जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये एक्सटेंसिव रिसेक्शन इम्प्रूव कर देता है लॉन्ग टर्म आउटकम को, ख़ास तौर पे अगर जैसे कि ये लो ग्रेड ग्लायोमा है। इसके अलावा ये जो है, आप जब अच्छी सर्जरी यानी कि अच्छे से रिसेक्शन, हेल्दी रिसेक्शन मतलब अच्छे अमाउंट में रिसेक्शन कर लेते हैं तो, या नियर टोटल रिसेक्शन कर लेते हैं, तो जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। कुछ स्टडीज़ इसको फेवर करती हैं। ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं जो WHO ग्रेड 1 लीजन में लॉन्ग टर्म रिमिशन जो है उनकी वो पॉसिबल होती है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल्ड होती है। बहुत सारे क्लिनिकल सीरीज़ जो हैं वो एक्सक्लूसिव रिसेक्शन, GTR और लॉन्गर सर्वाइवल बताते हैं। सर्जिकल टेक्निक यहाँ पर कौन सी इस्तेमाल की जाती है? टोटल रिसेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव कर देता है सर्वाइवल रेट को भी, सीजर्स कंट्रोल्स को भी और उसके इफ़ेक्ट्स को भी। इस खास तौर पर इंस्यूलर ट्यूमर में स्टीरियोटैक्टिक इमेज गाइडेंस अगर आप यूज़ करते हैं, ये हेल्पफुल होता है प्लानिंग करने में क्रेनियोटमी को, और ये आपको गाइड करता है कि आपने कौन सा पार्ट ऑफ द ट्यूमर और किस हद तक आपने उसको रिसेक्ट करना है, और वो आपको मार्जिन प्रोवाइड कर देता है जिसकी मदद से आप वो सर्जरी कर सकते हैं। आजकल ब्रेन मैपिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो ब्रेन मैपिंग अगर आप अच्छे से जानते हैं या उसका कोई एक्सपर्ट आपके साथ हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ख़ास तौर पर नियर एलोकेंट स्ट्रक्चर्स में जहाँ पर आपकी रिसेक्शन रिस्क वाली होती है, तो उसको रिस्क फ्री करने के लिए, उससे रिस्क से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट या अहम किरदार अदा करती है। सर्जरी रिसेक्शन जो होता है वो हाईली रिकमेंडेड है पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में, ख़ास तौर पे उसमें, क्योंकि ये हर्निएशन का ख़तरा होता है, ये ट्यूमर बड़ा होता है और ये सिस्टिक भी होता है, CSF फ्लो को भी ये ऑफसेट कर सकता है, सीजर्स भी करवा सकता है, और ख़ास तौर पे चिल्ड्रन में इसकी सर्जरी करना बेइंतहा ज़रूरी है, और बच्चों में हमें एडजुवेंट थेरेपी भी देनी पड़ती है और देनी चाहिए। क्रेनियोटमी टेक्निक जो होती है वो आप वैसे ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक डिपेंड करती है कि किस एरिया में ट्यूमर है, उसी हिसाब से आपने वो सर्जरी चुननी है। मल्टीपल क्रेनियोटमीज़ पे बात हमने मल्टीपल वीडियोस में की है, इसलिए आप कोई भी वीडियो हमारी उठा लेंगे उसमें ज़रूर आपके काम की चीज़ मिल जाएगी। कॉम्प्लिकेशन अवॉइडेंस और मैनेजमेंट का तरीका ये है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को अवॉइड करें, स्ट्रोक हेमरेज देने से अवॉइड करें। दूसरा ये कि मिनिमाइज़ करें यानी कि ब्लीडिंग को, और मेटिकुलस हीमोस्टैट सप्लाई करें। इसके अलावा जो आप अग्रेसिव रिसेक्शन जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो रिस्क पैदा कर देता है पेशेंट के फंक्शनल एक्टिविटी में भी। तो ऐसे में आपने जो भी रिसेक्शन करनी है उसमें आप DTI यानी डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग का और पैट स्कैन का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। लो ग्रेड ग्लायोमा एक अच्छे तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी सर्जिकल बहुत मेटिकुलस और बहुत एहतियात से करनी चाहिए। आमतौर पे ख़तरा रहता है कि लो ग्रेड ग्लायोमा जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हाई ग्रेड ग्लायोमा में, और उनका रेंज जो है मुख्तलिफ ग्लायोमोस के हिसाब से मुख्तलिफ सीरीज़ में मुख्तलिफ है। कोई 20% कहता है, कोई 70% कहता है। तो ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि हम इस पर अभी एकदम से बात करना वो कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। इसी तरह ये 2 साल से 10 साल तक प्रोग्रेस करता है इस तरह से, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस पर फाइनल कमेंट्स करना। डिले सर्जरी और जो ये कीमोथेरेपी जो होती है ये भी आपको है ना मतलब ये कि मसला कर सकती है और पेशेंट को लो ग्रेड से मैलिग्नेंट में कन्वर्ट करने में एक समझने के फैक्टर बन जाता है। साथियों, ये मैंने जो आपके सामने प्रेजेंट किया, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर करता रहूं ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ सके। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें क्या कहते हैं शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो प्लीज़ इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें।